So, good morning, everyone. Wish you a very happy Republic Day. So, let's discuss today's topics. So, this session is presented by me. My name is Saurabh Pandya. अन अकेडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं. इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर्स से आप लाइव पढ़ सकते हैं. 6 मंथ्स बैच कोर्स आपका प्रीलिम्स के लिए है. 2022-2023 के लिए बैच कोर्सेज आपके लॉन्च हुए हैं. एनसीईआरटी के बैच कोर्सेस हैं आपके पास. मेरे द्वारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल लिया जाता है. दूसरे भी ऑप्शनल के ऑप्शनल्स जो हैं वो आपके शुरुआत हो रहे हैं. तो ये सब चीज़ें आपको जो करनी है तो आप कर सकते हैं. इसके लिए आपको करना क्या है, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है. unacademy.com में आप जाएंगे. यूपीएससी सीएससी आपको सेलेक्ट करना है एंड यू हैव टू यूज़ दिस कोड दैट इज़ SPLIVE. जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे, जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%. मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, साथ में दूसरे सभी कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे. फरवरी से करंट अफेयर्स का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है मेरे द्वारा, जो कि लगभग 1.5 साल से आपका कंटिन्यूस चल रहा है. हर महीने आपका कोर्स आपका लॉन्च होता है, जिसमें हम डेली बेसिस के जो करंट अफेयर्स है द हिंदू के अलावा वो भी कवर करते हैं, इंक्लूडिंग द हिंदू. देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस्टोनिया रिसेंटली चूजेस फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर काजा कैलास. तो ये याद रखना है कि ये पहला मतलब ये देश है जिसने एस्टोनिया जो देश है उसने पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया है. सो हो सकता है कि आपसे यूपीएससी में नाम नहीं पूछा जाए, लेकिन जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो ज़रूर से आपको पता होना चाहिए एस्टोनिया की. इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप, नदर्न मोस्ट ऑफ द 3 Baltic स्टेट. Estonia has been a member of European Union and NATO since 2004. It is a country on the western coast of the Baltic Sea. देखो, इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क होता है, और जब भी आप आंसर इसका देते हो तो काफ़ी मन में कन्फ्यूज़न भी आता है, और भी बहुत ही स्पेसिफिक टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं. तो ध्यान में रखना है कि हम लोग जब भी मैपिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिक जो ज्योग्राफी है, बेसिक जैसे कोई वाटर बॉडी, बाल्टिक सी एक ऐसा वाटर बॉडी जो सबको पता होना चाहिए, मेडिटेरेनियन सी है. ऐसे कई सारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके आसपास की कंट्रीज़ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि हाँ इसके राइट साइड या इसके ईस्ट या वेस्ट में कौन सी कंट्री. इतना बस अगर आप आइडिया रखो तो जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो नॉर्मल प्रश्न आपके आते हैं पूछे जाते हैं, उसको आप इजीली आंसर कर सकते हो. तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैप आपको देखना पड़ेगा. जैसे अगर ये कंट्री आपकी एस्टोनिया है, ये आपका बाल्टिक सी है, इधर आपकी फिनलैंड है, ये रशिया है, ये लाटविया है, और ये आपकी एस्टोनिया है. तो ये बाल्टिक सी के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है. अब यहाँ पे ऑप्शनल अगर आप देखते हो तो ऑप्शनल यहाँ लिखा है वेस्टर्न साइड, तो वेस्टर्न नहीं, ये होगा ईस्टर्न साइड. देखो, जब भी आप कभी भी यूपीएससी के भी ऑप्शंस देखोगे तो कुछ शब्द आप जरूर से देखो. जैसे बिलो लिखा है तो उसका अपोजिट अबव होगा, ठीक है. हाई है तो लो हो सकता है ना. वेस्टर्न है तो ईस्टर्न हो सकता है. तो ऐसे शब्दों को थोड़ा आइडेंटिफाई करो. अगर चांस लेना है, जरूरी नहीं कि 100% एक्यूरेट हो, लेकिन अगर आप चांस लेते हो तो चांस लेने में ऐसे चांस आप ले सकते हो. मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे भले आपको नहीं पता सच में क्या है, लेकिन फिर भी वहाँ पे गलती के चांसेस है. डेटा, फैक्ट, वेस्टर्न, ईस्टर्न, जो मतलब अपोजिट वर्ड हो सकते हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, हाई, लो, इस तरीके से. तो जहाँ पे इंक्रीज लिखा होना चाहिए वहाँ पे वो डिक्रीज लिख देंगे. ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. मतलब आप अगर ध्यान रखो तो कई क्वेश्चंस आपके सही भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वह आंसर होगा 1, दैट इज़ 1 and 2. नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन सुंदरबंस. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इंडियन सुंदरबन की अगर बात करें, इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड रामसर साइट. तो ये न्यूज़ में भी है. सुंदरबन होम टू 428 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये चीज़ कही गई है. सो सुंदरबन आपका न्यूज़ में है. इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड रामसर साइट. रामसर, कमेंट सेक्शन में लेट मी नो किस कंट्री की सिटी है. और रामसर साइट आप सभी को पता है किससे रिलेटेड है, वेटलैंड के प्रोटेक्शन से ये रिलेटेड है. तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि रामसर साइट है. दूसरा, सुंदरबन इज अ मैंग्रोव एरिया इन डेल्टा फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड महानदी रिवर इन द बे ऑफ बंगाल. अब देखो, ये जो है, अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी भी पढ़ी है
और यहाँ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रिवर्स के बारे में आपको ज़रूर से जानकारी होना चाहिए। जब आप पढ़ते हो ज्योग्राफी तो लिंक करके थोड़ा देख लो, जैसे कोई फेमस कोई वेटलैंड है, कोई फेमस नेशनल पार्क है, वहाँ से कोई फेमस रिवर पास होकर जा रही है, कुछ फेमस रिवर्स है, उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम आपको पता होना चाहिए। बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें ज़रूर से पता होना चाहिए। अब अगर आप महानदी देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और यहाँ पे महानदी, तो ये महानदी रिवर तो हो भी नहीं सकती। ये जो रिवर है, क्योंकि सुंदरबन वेस्ट बंगाल और कुछ बांग्लादेश का इलाका है वहाँ पे है, और महानदी थोड़ा नीचे का जो इलाका है, जैसे आई थिंक उड़ीसा और इन सब एरियाज़ में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा यहाँ से फ्लो करती है। तो सुंदरबन की अगर आप बात करोगे तो सुंदरबन में ये रिवर का जो नाम है वो है मेघना रिवर है। और रामसर साइट वेटलैंड से रिलेटेड अभी हाल में ही इसको रामसर साइट में भी इंक्लूड किया गया था। इट अकाउंट्स टू 60% ऑफ ऑल द मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द कंट्री। तो मैनग्रोव्स यू ऑल आर अवेयर कि जैसे जो कोस्टल इलाके हैं भारत देश में, तो उन जगहों किनारे किनारे पे ये पेड़ उगते हैं और ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। मतलब जैसे जैसे अगर जैसे बे ऑफ बंगाल रीजन है, यहाँ से इसके समुद्र के पानी से जैसे जैसे आप अंदर साइड जाओगे वैसे वैसे जो इनका टॉलरेंट है, सॉल्ट के प्रति टॉलरेंस है, वो रिड्यूस होगा। जो एकदम क्लोज में स्पीसीज़ हैं, इनकी जो क्लोज स्पीसीज़ हैं वहाँ पे मतलब जो समुद्र के किनारे ही जो लगी हुई हैं वो हाई सॉल्ट कंटेंट को दे कैन टॉलरेट। बट अब क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, पानी इंट्रूड कर रहा है, तो ऐसी स्पीसीज जो ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेट नहीं कर सकती है वहाँ तक भी समुद्री पानी पहुँच रहा है। तो इस वजह से बहुत सारी मैनग्रोव्स की स्पीसीज़ आपकी रिड्यूस भी हो रही हैं, और सुंदरबन के अंदर भी यही एक बड़ा फैक्टर बन गया है, जिस वजह से मैनग्रोव्स के आप कह सकते हो कि मैनग्रोव्स वहाँ अफेक्ट भी हो रहा है, हैबिटेट भी आपका अफेक्ट हो रहा है। सो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज़ ऑल्सो राइट, आंसर आपका है इसमें ये ऊपर और फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। सो द आंसर इज़ 1 and 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप मैप भी देखना चाहो तो देख सकते हो। दिस इज़ हियर यू हैव अ सुंदरबन, ये पूरा आपका सुंदरबन का है। ये अलग अलग, इनको बहुत डिटेलिंग आपको नहीं करनी है किस कहाँ पे क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है। दिस इज़ बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लैश ड्रॉट। न्यूज़ में था फ्लैश ड्रॉट, तो फ्लैश ड्रॉट भी काफ़ी अधिक आपका इस समय न्यूज़ में था। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। तो फ्लैश फ्लड के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा है, फ्लैश फ्लड के बारे में, लेकिन फ्लैश ड्रॉट भी एक बड़ा एक इशू बन गया है। ठीक है, फ्लैश ड्रॉट जिसे हम कहते हैं, वी कॉल इट एज फ्लैश ड्रॉट। अब देखो क्या है कि दे आर दोज दैट ऑकर वेरी क्विकली विथ सॉइल मॉइस्चर्स डिप्लीटिंग रैपिडली। लगातार जो क्लाइमेट चेंज आपका हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जो आपका लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है और साथ में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे बारिश अफेक्ट होती है। सडनली देखने को मिलता है कि एकदम सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने से जब बारिश आपकी नहीं होगी, सॉइल मॉइस्चर धीरे धीरे एकदम से डिप्लेट हो जाएगा। सॉइल मॉइस्चर नहीं रहेगा तो क्रॉप्स आपकी ग्रो नहीं हो पाएंगी, जिससे कि फूड सिक्योरिटी आपकी जो है वो अफेक्ट हो गया। फार्मर्स का जो लाइवलीहुड है वो आपका अफेक्ट होगा। दे आर दोज दैट ऑकर वेरी क्विकली विथ सॉइल मॉइस्चर डिप्लेटिंग रैपिडली। कोर मानसून रीजन ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया विटनेस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैश ड्रॉट्स। ये जो कुछ इलाके हैं सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में, वहाँ पे फ्लैश ड्रॉट ज़्यादा देखने को मिला। देखो ड्रॉट की सिचुएशन वहाँ भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी, जहाँ पे जैसे फ्रिक्वेंट आपके रेनफॉल हो रही है और वहाँ पे कोई एक माइक्रो क्लाइमेट जोन क्रिएट हो गया, मतलब जो प्रिवेलेंट क्लाइमेट है उससे अपोजिट क्लाइमेट, जहाँ पे फ्लड आता था वहाँ पे सूखा पड़ रहा है, जहाँ सूखा आता था वहाँ फ्लड हो गया। तो ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, इस वजह से कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वो सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया की बात करें, जहाँ पे फ्लैश ड्रॉट देखने को मिलता है। एरिड सेमी एरिड रीजन जो वेस्टर्न इंडिया है, डेक्कन प्लेटू है, पेनिनसुलर रीजन एक्सपीरियंस्ड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैश ड्रॉट ड्यूरिंग मानसून। अब देखो जहाँ पे वैसे बारिश होती ही नहीं है, जैसे सेमी एरिड इलाके हो गए, जो कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे कंपेरेटिवली जो रेनफॉल है वो कम है, तो जो वेरिएबिलिटी है वो भी कम हो सकती है, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी। तो जहाँ पे वेरिएबिलिटी कम होगी वहाँ पे या फ्लड या ड्रॉट की सिचुएशन भी कंपेरेटिवली कम होगी। तो यहाँ पे इन रीजन्स में देखा जाए तो जो फ्लैश ड्रॉट की सिचुएशन है, फ्लैश ड्रॉट ड्यूरिंग मानसून, क्योंकि कई सारे रीजन्स हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे रीजन्स हैं, इलाके हैं जैसे सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया, वहाँ पे फ्लैश ड्रॉट देखने को मिलता है। इन एरियाज़ में जो फ्रीक्वेंसी है वो कंपेरेटिवली कम है। और अगर फ्लैश ड्रॉट की सिचुएशन देखने को भी मिलती है तो वहाँ पे फिर जो एग्रीकल्चर है उस पर एडाप्टेशन की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की आपकी ज़रूरत है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है, 1, 2, 3। ये आपका द हिंदू में पब्लिश भी हुई थी न्यूज़। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। सो इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर
bestowed upon exceptional achievers under the age of 15, formerly known as National Child Award for Exceptional Achievement. The award was instituted by Ministry of Women and Child Development. तो करेक्ट आपको इसमें बताना है. सो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बेस्टोड है 18 साल से कम एज के जो हैं, ये आपको ध्यान में रखें. यहाँ 15 साल दिया हुआ, तो ऐसे कोई डेटा फैक्ट जो लिखे होते हैं उसमें मिस्टेक होती है, गलती होती है, तो चांस अगर लेना तो ले सकते हो. फॉर्मली नोन एज नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है. द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1996 टू रिकॉग्नाइज चिल्ड्रंस विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग स्टेटस इन वेरियस फील्ड. जैसे जो बच्चे हैं उनकी जो एबिलिटी है, उनका जो उन्होंने अचीव किया है डिफरेंट एरियाज, एकेडमिक, आर्ट्स, कल्चर, डिज़ाइन, इनोवेशन, रिसर्च, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, इन सारे एरियाज़ में. तो ये ध्यान, तो ऊपर का स्टेटमेंट गलत है, बाकी सेकंड और थर्ड आपका सही है. आंसर आपका है दैट इज़ डी. तो हिंदू में ये आपकी न्यूज़ भी आई थी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल वोटर्स डे. द डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन January 25 एवरी ईयर सिंस 1950. मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन January 25, 1915. This year theme is making our voter empowered, vigilant, safe एंड इन्फॉर्म. तो ये लाइव मिनट का न्यूज़ था. इलेक्शन कमीशन टू सेलिब्रेट 11th नेशनल वोटर डे टुमारो. तो यहाँ पे द डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन January 25. January 25 है ना, January 25 एवरी ईयर सिंस 1950 आपका ये सेलिब्रेट किया जा रहा है ना. तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है. 2011 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो मैंने अगेन एज आई टोल्ड यू कि जब कोई फैक्चुअल चीज़ दी जाती है जो आपको ज़बरदस्ती एम्फेसाइज की जाती है कि ये सबमिट हुई थी, 15 सबमिट हुई थी, 16 सबमिट हुई थी, वहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस आपके रहते हैं अगर आप चांस लेते हो. तो यहाँ पे सेकेंड जो स्टेटमेंट अगर देखोगे, मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन January 25, 1950. तो ये मार्क करता है कि जब इलेक्शन कमीशन का जो फाउंडेशन हुआ था 1915 में. इस ईयर की थीम है मेकिंग आवर वोटर एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड. सेफ शब्द भी हो गया. सेफ, सिक्योर और जो इलेक्शन है, इलेक्शन कंडक्ट करने में अब सेफ शब्द का भी इस्तेमाल होने लग गया. इसका मतलब है कि जो ट्रांसमिशन है कोरोना वायरस, इन सबको जितना हो सके रिड्यूस करना और जितने भी प्रिकॉशंस है वो आपके लेना. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर आपका होगा 2 and 3. Consider the following statements about Gender Inclusion Fund. National Education Policy NEP 2020 has introduced this fund for targeting the development of girl child. It will focus on ensuring 100% enrollment of girls in schools and a record participation rate in higher education. It is for females only. तो यहाँ पे देखो females only शब्द लिख गया है, तो वहाँ पे आपके मन में डाउट आ जाना चाहिए. तो जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की जाए तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है ना. पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन बैकड्रॉप ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट. तो यहाँ ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया गया है. तो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ इंट्रोड्यूस दिस फंड. NEP के अंडर ये फंड इंट्रोड्यूस किया गया है टू टारगेट डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड. इट विल फोकस ऑन इंश्योरिंग 100% जो इनरोलमेंट है, जो 100% इनरोलमेंट है बच्चों का स्कूल में, गर्ल्स का, ऑफ गर्ल्स इन स्कूल्स एंड रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन रेट हायर एजुकेशन में भी. तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि स्कूलिंग और हायर एजुकेशन दोनों चीज़ इसके अंदर है. तो यहाँ पे कई बार लिख सकते हैं कि ओनली स्कूलिंग या ओनली हायर एजुकेशन, तो ये ध्यान रखना है. तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, गलत है क्योंकि इसमें ट्रांसजेंडर भी इंक्लूडेड है. तो आंसर जो आपका होगा दैट इज़ D, 2 and 3. ये आप देख सकते हो यहाँ पे PIB के अंदर न्यूज़ भी पब्लिश हुई थी. नेशनल सेलिब्रेट द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्वा रिजुविनेशन प्लांट. इट इज़ एन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर रिजुविनेशन मॉडल. द ट्रीटेड वाटर इज नोवेयर सुटेबल for drinking purpose. The filtered sludges generated is utilized as manure and fertilizer. तो यहाँ भी ये न्यूज़ आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी PIB के अंदर ही पब्लिश भी हुई थी. एक्वा रिजुविनेशन प्लांट, तो ये इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर रिजुविनेशन मॉडल है. मतलब कि जो पानी खराब है उसको ट्रीट करने का एक ये तरीका है. एक्वा रिजुविनेशन जो प्लांट की बात की जाए, जो ये प्लांट है ये इस आइडिया पर वर्क करेगा. ट्रीटेड वाटर इज़ नो वेयर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस.
यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्रीटेड वाटर है ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ट्रीटेड वाटर विच इज़ नॉट बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन कैन इवन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये ऐसा नेगेटिव शब्द दिया तो वहाँ गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, रादर ये इस्तेमाल हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट आपका सही। द फिल्टर स्लज जनरेटेड इज यूटिलाइज्ड एज ए मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, मेन्योर और फर्टिलाइजर के रूप में उसको यूटिलाइज भी आपका किया जाता है। जो फिल्टर स्लज जनरेटेड इज यूटिलाइज्ड एज मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो करेक्ट आपको बताना है, तो आंसर आपका जो होगा दैट इज़ 1 and 3 है ना। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए मेन्योर जो भी बचता है वेस्ट, मेन्योर और फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज दिस कोड SP Live। फरवरी से आई एम स्टार्टिंग न्यू कोर्स ऑन करंट अफेयर्स। मार्च से आपका IR और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स आई विल लॉन्च प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से। और ये कोर्स जो करंट अफेयर्स का वो डेली बेसिस में आपका रहता है और लगभग 1.5 साल से कोर्स हर महीने आपका लॉन्च हो रहा है। तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट। लाइक जरूर से करें।